सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रेड सेकंड का जो साइंस विषय है, विज्ञान विषय है, उससे संबंधित हालांकि हम बहुत कुछ बता चुके हैं आपको पूरे साल के अंदर, बहुत बार वीडियो डालें, काफ़ी मात्रा में यूट्यूब पर वीडियो आपको मिलेंगे स्ट्रेटेजिक। लेकिन फिर भी आप सबकी ऐसी डिमांड थी, ऐसी मांग थी कि आप सर अंतिम 20-25 दिनों के अंदर हमें ज़रूर ऐसा बताएं, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे इस टाइप के सवाल कई बार आ जाते हैं दिमाग में परीक्षा के नज़दीक समय में। कभी हम फिजिक्स पढ़ लें, कभी हम बायो पढ़ लें, तमाम तरह के सवाल आपके हमेशा बात होती है विद्यार्थियों तो इस प्रकार के सवाल हमें स्वाभाविक नज़र आते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे उसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो या बहुत कुछ पढ़ रखा हो। ये सवाल तब तक हमारे दिमाग में आते हैं जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंटेलिजेंट हैं नहीं हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो डजेंट डोंट मैटर। सबके दिमाग में ऐसा सवाल आता है, किसी को ये पहले पता नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा इस रैंक से सिलेक्शन होगा या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या पाऊंगा। ये सवाल लाजमी है, आने चाहिए। और वास्तव में वो जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उन्हीं के दिमाग में ये सवाल आते हैं। जिन्होंने ये छोड़ रखा है कि हमारा तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, जिनके दिमाग में तैयारी से संबंधित या आगामी योजना ऐसी कुछ भी नहीं है, तो उनके आगे सवाल, किसी भी प्रकार का सवाल दिमाग में नहीं आता है। अब दिमाग में सवाल उन्हीं विद्यार्थियों के आते हैं जो वास्तव में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा की। ये 25 से 30 मिनट का वीडियो आपके लिए हो सकता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। आप सब ने पिछले एक साल से बहुत शानदार तैयारी कर रखी है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी ये सोच रहे हैं और कर भी रखी है, तो अब अंतिम 25 दिन के अंदर हम अपनी जो तैयारी है उसको किस प्रकार से और बेहतरीन कर पाएँ, इस प्रकार का हमारा ये प्रयास रहेगा। क्योंकि मैं मेरे अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेड सेकंड 2018 का 16 का इस पेपरों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे 16 में मैंने भी पहली बार परीक्षा दी थी, तो उस समय बहुत ज़्यादा कोई इस प्रकार की सोशल मीडिया वर्क नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान हमें हुआ, क्योंकि हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया, पढ़ा, जिस भी तरीके से हमसे पढ़ा गया वो हमने तैयारी की। लेकिन 16 के बाद जब 18 का एग्ज़ाम दिया, 16 का अभी रिजल्ट आया था 23 के अंदर, 24 के अंदर थोड़े दिन पहले, उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन जब तक देर बहुत हो चुकी थी। लेकिन मेहनत देखो, यदि आप वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो मेहनत काम आती है। उस दिन ऐसा लगा कि वास्तव में, हालांकि मैं सिलेक्ट हूँ 18 वाले में, 20 से मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं 1% भी दिमाग में जरूर ऐसा आता है कि वास्तव में यार वो दिन, वो रातें हमने किस प्रकार से काली की थी, उनका बेनिफिट आज हमें इस प्रकार के रैंक से सिलेक्शन होने के बाद हमें ऐसा लगा कि वास्तव में वो मेहनत हमारी काम में है। तो आपको भी ज़रूर, यदि आप पॉजिटिव होकर निश्चित रूप से ईमानदारी से यदि मेहनत करें तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो यही है कि विज्ञान विषय में अंतिम जो 25 दिन है, 25 दिन में मान के चल रहा हूँ, इसमें आप अपनी जो तैयारी है उसको किस प्रकार से प्रभावी तैयारी के अंदर बदल सकते हैं। तो इसमें मैं पूरी चर्चा 20 से 25 मिनट के वीडियो में करूँगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपके मुख्य रूप से क्या इस पर चर्चा हम कर सकते हैं, ये हमारा सिलेबस हमारे पास है, जिसमें हम इसको देखें तो इस सिलेबस पर हम बात करें। सिलेबस बात करने से पहले हम ये सोचें कि शुरुआत हम कर रहे हैं। अब पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जिसको मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूँ, कि एक तो आपको अब कुछ भी चेंज नहीं करना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन। आप जिस तरीके से आप पहले पढ़ रहे हैं, हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, या कुछ नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। बार बार मैं इस बिंदु पर आपको जोर दे रहा हूँ, जिस तरीके से भी आपने पढ़ी, क्योंकि जब हम जैसे जैसे नज़दीक चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि मुझे ये टॉपिक अब पढ़ लेना चाहिए, ये मैंने नहीं पढ़ा। एक दबाव ऑटोमेटिक आपका लगता है कि यार मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो एक बार मैं केमिस्ट्री वो टॉपिक पढ़ता हूँ। जो आपने पढ़े ही नहीं तो उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आप। लेकिन जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, नोट्स बना रखे हैं, चाहे आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से आपने सेल्फ किताब से जैसे भी पढ़ रखे हैं, उसी तरीके से आप स्मूथली चलते थे। दूसरी बात, अब आपने जिस सब्जेक्ट को, बेसिकली मैं फिजिक्स की बात करूं, या आपके कुछ एक टॉपिक हो सकता है बायो में हो या केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण, आपने जैसे भी टॉपिक छोड़ रखे हैं तो उनको छोड़े रहना, छोड़ दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो टॉपिक आपने कर रखे हैं उनका आप बेहतरीन तरीके से जितना हो सकता है उतनी बार आप रिवीजन अवश्य कर लें। निश्चिंत रूप से आप सही, बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, निश्चिंत रहें आप इस मामले में, बिल्कुल भी आप सोच विचार ना करें। दूसरी बात,
अब लास्ट टाइम में जिस भी तनाव की स्थिति होती है या आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों को आप छोड़ दें बिल्कुल निश्चिंत रूप से। मैं आपको पहले बता रखा हूँ, आपको अंतिम समय के अंदर बिल्कुल जिसको हम ये बोलें कि शांत माहौल में आपको जितना हो सकता है उसको आपको रिवीजन करना चाहिए। जो कमियां रही हैं उन कमियों को आप सुधार कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के बारे में भी हम बात करें तो आप लंबे समय से यदि जुड़े हुए हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो आप देते रहें, निश्चिंत रहे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। आप अपने हिसाब से पढ़ के आएँ, टेस्ट दे लें। यदि पूरे सिलेबस का टेस्ट है तो भी आप दे सकते हैं। आपको लगे कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है या बेटर नहीं फील हो रहा है, मैं खुद पढ़ना चाह रहा हूँ, तो आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा और आप लास्ट में सीधा टेस्ट दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, आपको नहीं देने चाहिए, आप सेल्फ ही उनको पढ़ें। अब सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि हम लास्ट समय रिवीजन किस प्रकार से करें। मैं आज आपको 25 दिन जैसे हमारे बचे हुए हैं, एक तरह से 25 भी नहीं है, 24 दिन मैं मान के चलूँ, तो इन 24 दिन के अंदर आप बेहतरीन कर सकते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आपने अब पूरा सिलेबस, यदि आप इससे पहले आपको लग रहा है कि मैंने 5-7 दिन पहले या 15 दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया तो ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि 24 दिन के अंदर यदि आप अपने तरीके से सिलेबस को रिवाइज कर पा रहे हैं या कर लेंगे, आपको लग रहा है कि मैं आराम से इन 24 दिन के अंदर सिलेबस को पूरा कर लूँगी या कर लूँगा, तो आप स्मूथली उसी हिसाब से चलते जाएं। और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ एक टॉपिक देखने पड़ेंगे कि सारे मैं सिलेबस नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, जीके का भी पार्ट है क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे जीके को भी देने हैं, बाकी हम सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रहे हैं, तो आप यदि सारा आपका रिवाइज है तो आप उन टॉपिकों का चयन इस सिलेबस में से कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक लास्ट टाइम में पढ़ने हैं, ताकि मैं इन टॉपिकों का जिनका लंबे समय से आपने नहीं पढ़ा है, जैसे ऐसा कोई टॉपिक पूरे सिलेबस के अंदर आपने सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, आप देखें कि मैंने लास्ट टाइम कब पढ़ा, मैंने लास्ट टाइम आज से 2 महीने पहले पढ़ा था, इस टॉपिक का आप रिविजन अवश्य कर लें। ये एक लिस्ट बना सकते हैं आप, क्योंकि पूरा सिलेबस तक देखते हैं, पूरे नोट्स देखते हैं, पूरी कॉपी किताब देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, कई बार जैसे दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ दो सारा कुछ, छोड़ दो, 2-3 दिन हमारे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो उन समय को बचाने के लिए जैसे जैसे आप परीक्षा के नज़दीक जाते जाएंगे, ऐसे दिमाग में ऐसी बातें आपके आती रहेंगी, तो उनके बचने का तरीका है, आपका हो सकता है 2 से 3 घंटे आपके खराब हो, 2-3 घंटे पहले आप लगकर ये चयन कर लें कि मुझे वास्तव में आने वाले 25 दिन के अंदर क्या पढ़ना है। ये मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बताया था, ये मैं आपको सेकंड पेपर में बता रहा हूँ कि आप एक पेज, वाइट पेज हो, उस पर आप लिख लें कि मुझे केमिस्ट्री के अंदर, पहले आप उनको कर लें, केमिस्ट्री के अंदर आप अपने तरीके से, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने पहले उन केमिस्ट्री की यूनिटों का आप नाम लिख लें और इन यूनिट्स को हमें लास्ट टाइम में 25 दिन के अंदर पढ़ना है। मान लो आपने केमिस्ट्री की 5 यूनिट लिख ली या 6, आपने 5 फिजिक्स की लिख ली, 4 आपने टीचिंग मेथड की और 10 आपने बायो की लिख ली। इस प्रकार से जैसा भी आपने टाइम टेबल बना लिया, तो उसको उस तरीके से आप ये भूल जाओ कि मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पहले मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। यदि आपके दिमाग ने ये कह दिया कि मैंने ये यूनिट काफ़ी दिन पहले पढ़ी थी, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, तो उन 5-6 यूनिटों को आप छांट लें। अब आपने मान लो उन यूनिटों को जो आपने छांटा, पेज वाइट पेज पे लिखा, उन्होंने आपने मान लो आप आराम से 15 दिन के अंदर आप उसको रिवाइज कर दोगे। 15 दिन के अंदर रिवाइज कर दिया, आपके पास फिर भी 10 दिन बचे हैं, तो आप एक लिस्ट और बना लें, उनमें से देखें कि ये मैंने टॉपिक बहुत पहले पढ़ा था, तो उन टॉपिकों को आप छांट लें, चाहे आपका बायो है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, टीचिंग मेथड है, फिजिक्स है, जो भी है उनको आप देख लें और वापस उनका रिवीजन उसी तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। इस तरीके का कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कभी ऐसा वजन इस प्रकार से कभी आपको फील नहीं होगा कि मैंने पिछले समय में ये यूनिट नहीं पढ़ी। आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा और आपको लगेगा हाँ मेरे पूरे सिलेबस का रिवीजन हो रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि मैं पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो आप इस प्रकार से एक सारणी बना सकते हैं। ये 10 दिन में मान लो आपने कर ली या 15 में कर ली, तो बचे हुए 10 दिन में एक ऐसी सारणी और तैयार कर सकते हैं आप उन्हीं टॉपिकों में से। लेकिन सारणी जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक आपने उठा लिया, पढ़ लिया, कोई भी उठा लिया, तो आपको बेटर फील नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा या आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक टॉपिक जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा कि यार मेरा सेल बायोलॉजी तो मैंने कर लिया, प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ा है, फिर आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो पढ़ी नहीं, तो आप कभी ऑर्गेनिक की तरफ भागेंगे, कभी आप फिजिक्स की तरफ भागेंगे, कभी आप टेक्सोनॉमी की तरफ भागेंगे, कभी आप टीचिंग मेथड की ओर। ऐसा होता है, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। निश्चिंत रूप से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप इस तरह के व्यवहार जरूर करेंगे उसके प्रति। तो आप इन चीज़ों को बचने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सारणी लास्ट 25 दिन की मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी समय खूब है, उस 25 दिन का आप एक लेखा तैयार कर लें, खाका तैयार कर लें कि मुझे इस खाके से ही, इन टॉपिकों से ही टॉपिक पढ़ने।
जब वो टॉपिक आपके जैसे कम से कम आपका समय खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे ये खाका तैयार किया तो 6 और 5 11 और 4 11 और 4 15 और 10 25 टॉपिक देखो आपके बढ़िया तैयार हो जाएंगे। हालांकि आपने सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके 25 टॉपिकों का शानदार रिवीजन हो जाएगा, उसमें भी आपका समय बचेगा। और यदि आप डायरेक्ट उन टॉपिकों को पढ़ेंगे कि यार चलो कभी रैंडमली आपने आज फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री, उन चीज़ों को आप उतना अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद एक दिमाग में आएगा कि यार मेरा वो टॉपिक रह गया, मैंने वो नहीं किया। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मतलब जिन्हें खुद पर विश्वास है, यकीन है कि मैंने बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और उनको अच्छे से याद है, तैयारी अच्छी है, तो वो अपने हिसाब से भी इस प्रकार का खाका तैयार कर सकते हैं और आप पूरा रिवीजन भी एक साथ, क्योंकि यदि अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है तो मेरा मानना ऐसा है कि 25 दिन के अंदर साइंस का सिलेबस, जिन्हें बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो आप आराम से 25 दिन में पूरा सिलेबस भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए, आप रफली बना लें, इसमें लिख लें कि मुझे आज के दिन में बायो की 2 यूनिटें करनी है। आराम से करो, आप घबराए नहीं, भागे नहीं, भागने की जरूरत नहीं। आप भाग कर ऐसा नहीं है कि आप पढ़, हो सकता है रिवीजन आपका 10 दिन में पूरे सिलेबस का हो जाए, लेकिन आप केवल बिल्कुल सरसरी नज़र से देखना, सरसरी से भी नहीं, आपको एक बार 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, उन चीज़ों को याद भी करना होगा, तो उसमें समय लगता है, लेकिन आपका रिवीजन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। ये आप निश्चिंत मान के चलें, आप निश्चिंत रहें इस मामले में कि सिलेबस आपका अच्छे से कवर होगा। इसके बाद हम देखें जैसे न्यूक्लिक एसिड है, इसकी हम बात करें बायोलॉजी की, किस प्रकार से आप इन टॉपिकों को, ये वो टॉपिक हैं जिन टॉपिकों का आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। मैं यहाँ सभी की बात कर रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री और टीचिंग मेथड की बात कर रहा हूँ, तो आप इन टॉपिकों को आराम से लास्ट टाइम में अंदर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उनकी हम देखते हैं। जो विद्यार्थी पूरा रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए देखो, अब हम देखें, जैसे सिलेबस हमारे सामने पूरा खुला हुआ है, इसके अंदर हमने, जैसे हम सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ से अब विद्यार्थी कहेंगे कि सर हम क्या पढ़ें। वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब इसके अंतर्गत जैसे हम पहली यूनिट की बात करें तो यहाँ आप मुख्य रूप से जो याद रखने वाली चीज़ें हैं उसके अंतर्गत आपका न्यूक्लिक एसिड है। जिस तरीके से हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसको आप एक बार लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल सेल ऑर्गेनिल्स के देखें तो ऑर्गेनिल्स के बारे में आप एक बार सरसरी नज़र से इन सिलेबस में इन टॉपिकों को आप देख सकते हैं। बाकी पढ़ने वाला पूरा है, लेकिन इनमें जिनमें थ्योरेटिकल डेटाबेस या याद करने वाली, भूलने वाली जो चीज़ें, उनको आप अवश्य रूप से उन यूनिटों का रिविजन करें। अब इसमें हम बात करें आगे, अब मेंडल की जो यूनिट है जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स तो आप निश्चिंत रूप से लास्ट टाइम में अवश्य पढ़ें, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर जब आप प्रभाविता, सहप्रभाविता, प्रबलता, उनके जो अनुपात हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। लास्ट में कोई फॉर्मूला वगैरह है, आप जब जेनेटिक्स के अंदर आगे बीएससी वाले पार्ट के अंदर हीमोफीलिया वगैरह जो रोग हैं या सहलगनता है, क्रॉसिंग ओवर है, उनके कोई महत्वपूर्ण जो चीज़ें याद करने वाली है डाटाबेस, उनको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं जेनेटिक्स के अंदर, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब हम बात करें, देखो टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी आपको मेरे अनुसार पूरी रिवाज लास्ट टाइम में करनी चाहिए। चाहे आप, मैं जैसे प्लांट टेक्सोनोमी की बात कर रहा हूँ जिसके अंतर्गत आप एनिमल टेक्सोनोमी की, सॉरी, जिसके अंतर्गत हमारा एनिमल टेक्सोनोमी के अंदर अब बीएससी में भी आगे भी दे रखा है। इसके अंतर्गत हम बात करें आपका जैसे प्रोटोजोआ, नॉन कोऑर्डिनेट है। अब बायोलॉजी के अंदर नॉन कोऑर्डिनेटा का बड़ा रोल है, क्योंकि ये 3 जगह, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, आपने पेपर भी पुराने देखे होंगे, क्योंकि ये 3 जगह जो चीज़ आ रही है तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावित होता है। प्रश्न यहाँ से लगभग आप मान के चलें 4 से 5 प्रश्न आपके रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो आप उनको बोर्ड की बुक से या जहाँ से भी आपने पढ़ रखा उनको आप एक बार रिवाइज कर दें। दूसरी बार इनके सामान्य लक्षण, नॉन कोऑर्डिनेट प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक आपको पढ़ने ही पढ़ने। तीसरा जो पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, जैसे एनिलिडा का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, आपका आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, आपका प्लेटियल मंथिज का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, आपका प्रोटोजोआ का पैरामीशियम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है, 1 से 2 प्रश्न हमारे सामान्य लक्षण से आते ही आते हैं। चाहे आपका कहाँ से लेकर, लगभग 2 प्रश्न माने, 1 भी नहीं 2 प्रश्न, कहाँ से लेकर आपका प्रोटोजोआ से लेकर कहाँ तक, लास्ट तक।
अब एक प्रश्न आपका इकाई नोट मेटा तक माने, एक प्रश्न आपका 1 से लेकर 3, 2 प्रश्न, मतलब 2 मान के चलें आप, 2 प्रश्न जो आपके हैं रिप्रेजेंटेटिव एनिमल से आएंगे 4, एक प्रश्न हम मिनिमम और 2 भी आ सकते हैं, तो ये लगभग 5 से लेकर 6 प्रश्न हमारे निश्चिंत रूप से आपके कहाँ पूछे जाएंगे, नॉन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल से पूछे जाएंगे। तो ये हमारा मोटा स्कोर एक यूनिट आपकी पूरी लेके जा रही है, लगभग 5 से 6 प्रश्न, मतलब 12 का नंबर आपका क्राइटेरिया है। तो आप इसको लास्ट टाइम में अपने टाइम टेबल में जरूर डालें कि इसको हमें पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, यहाँ से लगभग प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक मैंने जेनेटिक्स के अंदर आगे भी बात करेंगे, हम आगे हम बताएंगे जेनेटिक्स के अंदर। अब बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम देखें तो कुछ एक चीज़ें जैसे एक्स सीटू है, इन सीटू है, डाइवर्सिटी जो जैव विविधता है उसका संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ आपके एक्स सीटू इन सीटू का एग्जाम्पल वगैरह इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। या आपका जो इकोलॉजिकल फूड आपका यहाँ आगे हम पिरामिड्स जो पढ़ते हैं, पिरामिड्स के अंदर आगे बीएससी वाले पार्ट्स में दे रखा है, वहाँ आप जरूर उन टॉपिकों को देख सकते हैं एक बार भी, कौन सा ऊर्जा का पिरामिड या आपका जैव भार का पिरामिड है, जैव विभव का पिरामिड है, उन चीज़ों को आप एक बार लास्ट टाइम में रिविजन कर लें ताकि वो याद रहें। वहाँ से लगभग प्रश्न आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारा जैसे पीसीआर है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है, क्लोनिंग वेक्टर्स है, इन चीज़ों को भी आप लास्ट टाइम में एक बार रिवाइज कर लें, ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं भी हो रही है, आपने पहले कर रखी है, तो बेसिकली इतना जरूरी नहीं है जितना मैंने आपको जैसे नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में बताया, उसको तो आपको करना ही करना है, तो इसका ही आप रिवीजन कर सकते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ने वाला है, माइक्रोबायोलॉजी पूरा जैसे माइकोप्लाज्मा है, लाइकेन है, मुख्य रूप से इन दोनों को आप एक बार लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा से रोग हैं, वायरस से संबंधित रोग हैं, उन चीज़ों का आप एक बार लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ इसका फायदा मिलेगा। अब हम प्लांट मोर्फोलॉजी पे चले तो प्लांट मोर्फोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर है, उसका आप एक बार टाइप ऑफ जैसे इन्फ्लोरोसेंस और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर, इन चीज़ों से यहाँ से लगभग निश्चित रूप से आपका प्रश्न आता है। इन दोनों चीज़ों को आप जरूर पढ़ें। प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम बात करें तो रूट की, हालांकि इनमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आप 7 पूल वेस्कुलर जो बंडल है उसका आप रिवीजन जरूर करें, वो आप भूल जाते हैं कई बार, कौन से किस में है, जड़ों में किस प्रकार के हैं, तने में किस प्रकार के हैं, तो वो आप लास्ट टाइम में एक हेडिंग के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी जो बुक है जिसके अंतर्गत भी बहुत सी मैंने व्याख्याएं दे रखे हैं, कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको आप टॉपिक वाइज जरूर साथ साथ करते चलें। अब हम प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ क्या चीज़ें याद करने वाली है, क्या महत्वपूर्ण है, जिसकी हम बात करें तो आपका फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, या आपका, अब इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसमें यदि जरूरी नहीं है, यदि आपने 5-10 दिन पहले इसका रिवीजन किया तो आप एक बार सरसरी नज़र से देख सकते हैं, नाम भी देखते हैं तो भी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। कोई ज़्यादा बड़ी ऐसे याद करने वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी आप वैसे भी काफ़ी बार इसको पहले पढ़ चुके हैं, तो आप नहीं भी पढ़ेंगे लास्ट टाइम में तो रिवीजन की, क्विक रिवीजन की आवश्यकता इसके अंतर्गत हमें नहीं रहती है, तो इसे नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं साथ साथ। एंजाइम इसके अंदर आ गया, प्लांट ग्रोथ हार्मोन वगैरह इसमें आ ही गए सारे। अब एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कोई ज़्यादा यहाँ जैसे अपरा का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ अपरा है, अंडों के प्रकार है, इन चीज़ों में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल का मतलब कुछ डाटाबेस है, कुछ याद करने वाली एग्जाम्पल है, उनमें आप एक बार थोड़ी सी सरसरी नज़र से इस प्रकार को देख सकते हैं, इसमें भी चल जाएगा काम, कोई खास बात नहीं है। अब जैसे लास्ट टाइम इवोल्यूशन को आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी इसको छोड़ के रखा हुआ है और ज़्यादातर रिवीजन यदि आपका अच्छा हुआ है तो जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में एक बार इसके एग्जाम्पल वगैरह आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो कोई जरूरत नहीं है, आप पहले से इसको लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो लास्ट में किसी भी प्रकार की रिवीजन की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भूलने वाली, यदि फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना है तो एंडोक्राइन आप एक बार लास्ट टाइम में पढ़ सकते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथियाँ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि, उनसे संबंधित रोग वगैरह आप एक बार देख सकते हैं। या श्वसन के अंदर वो लिस्ट है, सारणी है जैव क्षमता वाली, उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम ये क्या क्या किसके मान हैं, जिस तरीके 1500 से 1200, 1200 से 28 प्रकार की जो एक सारणी है उसको आप एक बार लास्ट टाइम में देख सकते हैं। अब ह्यूमन हेल्थ में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब हम आ रहे हैं किसके अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत। केमिस्ट्री में उन यूनिटों को आप जरूर लास्ट टाइम में देखें, मैं सारी यूनिट की बात नहीं करूँगा। इसके अंतर्गत जैसे आपकी पॉलीमर है, एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री है, मैंने ऐसी यूनिटें आपको बता रखी है जहाँ ज़्यादातर 30 से 32 प्रश्न केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं, मैं बात करूँगा उनके अंदर भी। जैसे हम लास्ट टाइम में देखें तो आपने, हालांकि आप साथ में पूरा पढ़ें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन यूनिटों को किसमें, जैसे हम बात करें यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आपके डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक,
आपके सारे इसमें आएंगे, तो उन टॉपिकों को आपको अच्छे से करना ही है। इसके साथ साथ आप इक्विलिब्रियम में जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, पीएच निकालना, एक बार आप इनको देख सकते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लास्ट टाइम में न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, उसको आप भूले ना कर पाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो खूब है। अब यहाँ हम देखें जेनेटिक के अंदर वर्क जीन एंड डिटेक्शन, यदि हम यहाँ बात करें आपकी जो लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, इसको आप जरूर लास्ट टाइम में पढ़ लें। एक हमारा म्यूटेशन है, छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, चाहे जीन उत्परिवर्तन है, चाहे आपका फ्रेंडशिप उत्परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर पढ़ें, संख्यात्मक हो चाहे आपका दूसरे प्रकार का हो, दोनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके साथ साथ आपका यहाँ क्रोमोसोमल एबेरियस है, इसके अंतर्गत वे सभी क्रोमोसोम के द्वारा होने वाले संबंधित बीमारियां हैं, चाहे आपका क्लाइटफेल्टर सिंड्रोम, जो सिंड्रोम जिनको बोलते हैं, इनको आप जरूर लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं कि टर्नर से कौन सा है, क्लाइटफेल्टर से कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया किस गुणसूत्र द्वारा होता है, लिंग गुणसूत्र है, उनको आप एक बार लास्ट टाइम में देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल टैक्सोनॉमी की, उस पर हम बता चुके हैं आपको, नॉन कोडेड को आप अच्छे से पढ़ लें, रिविजन कर लें, इसके एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल इसके साथ हो ही जाएगा, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इसमें 5 से 6% तीनों में एक टाइप ऑफ इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल या नॉन कोडेड, और नॉन कोडेड का आर्थिक महत्व 5 से 6 प्रश्न आपको देखे जाएंगे, पढ़ना ही है। इसके साथ साथ जो फैमिली है, ये प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनमें यदि आपके कोई आपने अच्छे से पहले पढ़ रखे हैं तो इनका आपका रिवीजन अति आवश्यक है। डायग्राम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी आपको याद रख, केवल सामान्य लक्षण आपको इनके याद रखने हैं इन फैमिली के। इसमें भी आपके सबसे ज़्यादा फेबेसी है, जिसको लेग्यूमिनेसी कहते हैं, एस्ट्रेसी जिसको कंपोजिटी कहते हैं, और पोएसिया जिसको ग्रेमिनी कहते हैं, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। इनको आप अच्छे से इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट या कोई इनका आर्थिक महत्व के साथ साथ इनका जो महत्वपूर्ण लक्षण है उसको आप याद कर सकते हैं। अब क्रिप्टो गेम्स के अंदर, हालांकि अब प्लांट टेक्सोनोमी की हम बात करें तो प्लांट टेक्सोनोमी में आपको जरूर पढ़ना है, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, इनका रिवीजन यहाँ से भी लगभग 2 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ जो प्लांट टेक्सोनोमी है वो भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कभी टेरिडोफाइट से 1, कभी आपका एल्गी और कवक से 1 या 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर 2 से लेकर 4 प्रश्न बनने की यहाँ संभावना, जिसको आप लास्ट टाइम में रिविजन जरूर करें। एनाटोमी में हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसके अंतर्गत ज्यादातर इन तीनों की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। सिलेबस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट दे रखा है, लेकिन सिलेबस में डबल फर्टिलाइजेशन आप अच्छे से ध्यान में रख लें कि किस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन के जो भी प्रश्न है वो आप अच्छे से करें। इसमें वाटर रिलेशन, प्लांट न्यूट्रिशन, ये पहले आपका हो चुका है, डेवलपमेंट बायोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी है, उसके साथ हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें आपको लास्ट टाइम में करनी है, इस प्रकार से आप इनको लास्ट रिवीजन इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें भूलने वाली है जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट, इनके आपके कॉन्सेप्ट पूरे आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट आपके महत्वपूर्ण है। अब गैस, जैसे अब पूरी केमिस्ट्री के अंदर जैसे गैस स्टेट है, या हम बात करें ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, उसमें एक सारणी दे रखी है, वो आपको महत्वपूर्ण है, लास्ट टाइम उसमें रिवीजन कर लें, वहां से एक प्रश्न आपका लगभग पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट यहाँ दे भी रखा है। जीरो ग्रुप है, इसको भी आप आराम से लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, इनके जो उपयोग है ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। एस और पी ब्लॉक पूरा थ्योरेटिकल है, महत्वपूर्ण है, आपको 2 प्रश्न देके जाएगा। जीरो ग्रुप 1 प्रश्न देके जाएगा। डी ब्लॉक है आपका 2 से 3 प्रश्न आपको देके जाएगा। एफ ब्लॉक 2 से 3 प्रश्न आपको ये भी देके जाएगा। मेटल मेटलर्जी 1 से 2 प्रश्न आपको देके जाएगा। 100% ये वो प्रश्न है जो बिल्कुल फ्री हैं, बहुत आसान, किसी भी प्रकार की समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल रटना है। और लगभग मैं आपको बता चुका हूँ केमिस्ट्री का जो स्कोर है बिना सोचे समझे आप 30 से 32 प्रश्न सही कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी न्यूमेरिकल का सामना नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको टिक करने। बायो से भी बहुत आसान है। अब जैसे नॉन मेटल, इसको आप छोड़ दें, कोई खास नहीं है, क्योंकि ये आपका बायो के साथ लगभग हो चुका है। अब केमिकल काइनेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उनको आप फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। यदि आपका केमिस्ट्री के लिए, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी जो पुस्तक आ रही है केमिस्ट्री के लिए, मैंने और हमने, हमारी पूरी टीम ने इतनी शानदार तरीके से उसको तैयार किया है कि आप उसको 10 दिन भी आपको मिल जाते हैं, 10 दिन आपको मिलेंगे निश्चित रूप से, 10 दिन आपको उसमें मिलेंगे। तो आप केमिस्ट्री के लिए तो लास्ट 10 दिन केवल बुक के जितने प्रश्न हैं उनको आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम
आराम से आप 40 के आसपास पहुंचेंगे। मतलब बुक के हर एक जो टॉपिक है उसमें 100 के आसपास आपको प्रश्न मिलेंगे। और केमिस्ट्री का मैंने अब तक ये देखा है कि जब तक चाहे ग्रेड सेकंड हुई है, चाहे आपकी फर्स्ट हुई है, चाहे कॉलेज लेक्चरर, चाहे स्कूल लेक्चरर, चाहे आपका लैब असिस्टेंट, उन सब के अंदर केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पुराने प्रश्न रिवाइज किए गए हैं। आप बुक में भी देखेंगे बहुत से प्रश्न जो बार बार वही सेकंड ग्रेड के अंदर, वही आपका लेक्चरर के अंदर, वही कॉलेज लेक्चर में, वही एसीएफ में, हर जगह वो प्रश्न बार बार घूम रहा है। तो उन प्रश्नों को आप यदि देखेंगे तो आपको पूरा पैटर्न इसका समझ में आएगा। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड के लिए। तो लास्ट टाइम में आप केमिस्ट्री पर भी पूरा फोकस करें, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, तो वो बहुत जरूरी है। अब इसमें पूरी केमिस्ट्री लगभग आपने, जैसे आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि छोड़ रखी है तो कोई खास बात नहीं, इसके केवल थ्योरेटिकल पोर्शन आप देख सकते हैं, केवल थ्योरेटिकल से भी, क्योंकि न्यूमेरिकल हम बात करें तो इन तीनों चारों यूनिट से मिलाकर 4 न्यूमेरिकल आप अधिकतम मान सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं आएंगे निश्चित रूप से। अब इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल थ्योरेटिकल है, 1 से 2 प्रश्न आपको देखा जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN1 है, SN2 है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये अभिक्रियाएं हैं, केवल एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं, आप कर सकते हैं आराम से। इसी तरह आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि आए हुए प्रश्न जो बुक के अंदर 40 प्रश्न के लगभग 40 से 50 प्रश्न दे रखे हैं, उनको ही आप देख लें, केवल आराम से आपका हो जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हमने एक बार नहीं किया। बायोमोलिक्यूल है आपका, कार्बन प्रोटीन, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखे जाएगा। इसी तरह पॉलीमर है आपका, 1 से 2 प्रश्न देखे जाएगा। केमिस्ट्री एवरीडे है, 1 से 2 प्रश्न देखे जाएगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आराम से आप इनको कर सकते हैं। अब हम प्रश्नों की बात यहाँ करें, मैंने आपको बताया था कि 30 से 45 प्रश्न आपके यहाँ हो रहे हैं, तो आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जिस प्रकार यदि आप रिवीजन करते हैं। मुख्य बात यह है इस वीडियो की कि आप रिवीजन जिस तरीके से आपकी स्टडी चल रही है उसी तरीके से आपको पढ़ना है। उन टॉपिकों को आप जरूर लास्ट में टच करें जो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या हमारी नज़र अब पिछले 2-3 महीने से उन पर नहीं पड़ी है, उन टॉपिकों को आप लास्ट टाइम में जरूर रिवाइज करें। बाकी फ्रेश माइंड रहें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उन टॉपिकों को कई बार हम जैसे सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा भी हमारा टाइम टेबल कई बार होता है कि हमें लग रहा है कि हमारा पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो उन टॉपिकों को आप जरूर कर लें जिनकी रिवीजन की आवश्यकता है। और रिवीजन में किन की आवश्यकता है कि वो टॉपिक जो थ्योरेटिकल हैं, प्योरली एग्जाम्पल बेस हैं, या जिनको हम भूल सकते हैं, जैसे सारणी वगैरह है, कोई एग्जाम्पल है, उनको आप बार बार रिवाइज करें, बाकी अपने हिसाब से आप उनको पूरा चल लें। तो इस तरीके से, इसी तरह आप टीचिंग मेथड की भी बात करें तो टीचिंग मेथड में भी लास्ट टाइम में आप ऑब्जेक्टिव जो पुराने पेपर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव आप देखें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, या आपने जो बुक पढ़ रखी है उसको, या बार बार हमारे जो टेस्ट पेपर है उसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो ग्रेड सेकेंड का पेपर बहुत आसान है। ये भी ना सोचें कि मेरा इसमें नहीं होगा, कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि यार ये वैकेंसी तो चली जाए बाद में। तो आप देखो कैसा भी सोचें, यदि आपने ये टारगेट कर रखा है ग्रेड सेकंड में ही लगना है, तो आप ये मान के चलें कि हमें लगना पड़ेगा, ग्रेड सेकंड को पढ़ना ही है। तो आप ये चीज़ जो पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपके आने वाली जो परीक्षा है उसके अंदर काम आने वाली है। ग्रेड सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ आपको ये चीज़ें सेम ये मिलेगा, पूरा डिटो सिलेबस है। तो आप उसको अब नहीं तो उस टाइम भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक मन में एक बार ये भी मान सकते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी 3-4 महीने पहले कोर्स लिया है और तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को इस प्रकार से रहकर तैयारी करनी चाहिए कि हम तो सेकेंडरी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये जो 25 से 30 दिन का पीरियड है ये खराब नहीं, उन 20 से 25 दिन में एग्जाम दबाव के कारण वो बहुत कुछ पढ़ जाएंगे, बहुत चीज़ें उनके याद रहेंगी। और यदि आप टाइम खराब करेंगे, ये सोचेंगे कि नहीं वैकेंसी आएगी उस टाइम पढ़ेंगे या ऐसा होगा, तो वो मुझे तो कोई ज़्यादा दम वाली बात है नहीं उनमें। तो आप अपनी ईमानदारी के साथ जिस तरीके से, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, डिमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो बेस्ट है। आपको लास्ट टाइम में मैंने ये 2-3 बातें मुख्य रूप से बताई थी कि एक तो किसी से ज्ञान नहीं लेना हमें, लास्ट में तो ये बता दे या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप ये कर दो, वो कर दो, यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। तो आप जिस तरीके से, जिस जगह जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वो बहुत सही है। कहीं भी, चाहे आप राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी भी कोचिंग संस्था से, किसी भी टेस्ट सीरीज से, या खुद सेल्फ कर रहे हैं, वो बेस्ट है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूछने का समय आज से 6 महीने पहले का था। अब आप चयन कर चुके हैं, तो आप वहाँ जमे रहें, जहाँ भी हैं उस तरीके से आप उसको पढ़ते रहें। और ये जो 25 दिन है उनको आप आराम से निकालें, अच्छे से सिलेबस को करें, नींद भी पूरी लें। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि लास्ट टाइम में हम बहुत ज़्यादा 15-15, 20-20, या पहले हमने केवल 2-3 घंटे पढ़ाई की है या 4 घंटे, और अब हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी हमें नहीं है। केवल मैनेज करते हुए, यदि आप पहले से रेगुलर पढ़ रहे हैं या 15-16 घंटे, तो आप 20-22 तक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सो भी नहीं रहे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्ट टाइम में आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ के आप पूरा याद कर लेंगे, ऐसा नहीं। यदि आपने पहले से रेगुलर पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो ही वो चीज़ें याद रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लास्ट के महीने में पूरी चीज़ें एक साथ याद कर लेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस तरीके से अपने सिलेबस को मैनेज करते हुए चलें तो निश्चिंत रूप से आपका चयन होगा। और लास्ट के इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने 20 तारीख को हमारा जो इस एक तरह से मार्गदर्शन सेमिनार हो सकता है, लास्ट टाइम में पेपर को कैसे सॉल्यूशन करें, एक विदाई समारोह हम रख रहे हैं। 20 तारीख को हमारा लास्ट पेपर भी है। उस दिन जो भी हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं आसपास के आ सकते हैं, या जो विद्यार्थी अभी ऑफलाइन जुड़े हैं उनको तो आना ही आना है, या जो विद्यार्थी मार्गदर्शन से यूट्यूब से कैसे भी जुड़े हुए हैं सूरतगढ़ के आसपास के, उनको भी आमंत्रित है सभी विद्यार्थी 20 तारीख को। इसका स्थान आपको उसी दिन एक दिन पहले बता दिया जाएगा कहाँ रहेगा। वहाँ हमारा एक सेमिनार, लास्ट टाइम में पेपर को सॉल्यूशन कैसे करें, ओएमआर शीट की कुछ निर्देश हमारे द्वारा दिए जाएंगे, हमारी टीम के द्वारा। पूरी टीम उस दिन निःशुल्क एक प्रकार से सेमिनार ही है, एक साथ से आपका जो मार्गदर्शन सेमिनार कह सकते हैं। पेपर से ठीक 8 से 10 दिन पहले हम ये रख रहे हैं, जिसमें विदाई समारोह भी रहेंगे। पुराने जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सब का इस बैच का विदाई समारोह हमारा 20 तारीख को आयोजित किया जाएगा। उससे संबंधित आपको पूरी सूचना टेलीग्राम पर दे दी जाएगी आने वाले 5-7 दिन के अंदर भी, कहाँ रहने वाला है, किस प्रकार से रहेगा। तो आप सभी साथी जरूर आमंत्रित हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप कोचिंग में नहीं भी थे, वे साथी भी आमंत्रित हैं, वे भी आ सकते हैं। और हम सब मिलकर इस पर चर्चा लास्ट दिन करेंगे 20 तारीख को। तो सभी को नमस्कार, राम राम। मिलते हैं हम 20 तारीख को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।